नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं तेलंगाना बेस्ड एक कंपनी की, और ये कंपनी प्रेसिशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत है। ये मोटर इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स होती हैं उसके अंदर के पार्ट्स बनाती है। कंपनी का नाम है पित्ती इंजीनियरिंग लिमिटेड, और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें आशीष घोष साहब से प्राप्त हुआ है। तो पहले ही शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, कंपनी की जो स्थापना है वो 1983 में हुई, और ये जो कंपनी स्थापित की वो शरद बी पिट्टी साहब ने की। अब ये शरद बी पिट्टी साहब जो हैं कंपनी के चेयरमैन हैं, और जो एग्जीक्यूशन का काम है, रियल एग्जीक्यूशन जो है वो इनके जो सुपुत्र हैं वो देखते हैं। ये कंपनी के यानी इनके जो सुपुत्र हैं वो इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। तो शुरुआत जब इन्होंने 1983 में की तो ये इलेक्ट्रिकल लेमिनेशंस किया बनाया करते थे मोटर्स के लिए, और अब ये भारत में सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल मोटर्स के जो लेमिनेशंस होते हैं उसके बनाने वाले सबसे बड़े निर्माता हैं। साथ ही साथ ये भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। इसके साथ ही ये अब मोटर के जो प्रिसीशन पार्ट्स हैं वो भी बनाने लग गए हैं। साथ ही साथ ये केसिंग वगैरह भी बनाते हैं। क्या एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें होती हैं, ये वीडियो के अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, यानी कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स होती है उसके अंदर के पार्ट्स बनाया करते हैं। उनमें से जो एक पार्ट है उसके बारे में हमने चर्चा की, वह है इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन। अब ये इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन क्या होता है, तो देखिए इसके लिए वैसे तो हमें कंस्ट्रक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन जो होती है ना, वो मोटर को सही तरह, मोटर का जो अंदर का जो पार्ट है ना, जो फंक्शनल पार्ट है, जिससे एक्चुअल जो है वो प्राइम मूवर जो होता है, यानी कि जहाँ से मोटर की मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो वो एग्जैक्टली चीज़ को सही ढंग से काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन जो होता है ना, वो मोटर को हीटअप करने से रोकता है। सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, हीटअप करने से रोकता है। दूसरी बात ये, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है वो बेसिकली इस लेमिनेशन के कारण प्रॉपर होता है। आप ये समझ लीजिए कि साधारण शब्दों में कहें कि ये जो इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन है, ये मोटर की अंदर का एक स्ट्रक्चर है जो मोटर की को सही काम करने में मदद करता है। अब इनका जो बिजनेस है, यानी पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है उसका जो बिजनेस है उसको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। उनके तीन वर्टिकल्स हैं। पहला है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दूसरा है हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट्स, और तीसरा है कास्टिंग्स। तो एक एक करके इनको समझते हैं ये क्या होता है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या होता है, तो देखिए जैसे मैंने बताया इनका काम मोटर से रिलेटेड, मोटर के अंदर के पार्ट से बनाते हैं। तो मोटर में अगर आप देखें तो दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक घूमने वाला पार्ट और एक स्थिर पार्ट। मोटर की जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो एक तो केसिंग होती है जिसके अंदर मोटर रखी जाती है और उसके अंदर घूमने वाली चीज़ होती है। तो जो घूमने वाली चीज़ होती है उसको रोटर बोलते हैं, और जो स्टेबल चीज़ होती है यानी जो हिलती नहीं है उसको स्टेटर बोलते हैं। तो ये मोटर और स्टेटर दोनों बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है उसकी जो शाफ्ट होती है ये भी बनाते हैं। तो घूमने वाले पार्ट जो है या उसकी जो असेंबली हुई, टोटल मोटर के अंदर का जो हिस्सा हुआ असेंबली सहित, वो ये बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट की बात करते हैं। अब ये हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट का क्या मतलब, पहले हाई प्रिसीशन समझते हैं। हाई प्रिसीशन क्या होता है, इंजीनियरिंग में हाई प्रिसीशन उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर वो चीज़ जिस जगह फिट होने वाली है वहाँ पर ना तो वो लूज हो और ना वो टाइट हो। ये इसको ऐसे समझ लीजिए, जब आप बाजार से कोई रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं तो आप क्या कहते हैं, भाई ये मेरे को परफेक्ट फिट आना चाहिए। परफेक्ट फिट का क्या मतलब, वो जो पैंट है या वो जो शर्ट है या जो भी आप गारमेंट आप लेके आ रहे हैं, आपके शरीर पर ना तो लूज है ना टाइट है, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो प्रॉपरली फिट है तो आप उसको इंजीनियरिंग के भाषा में ये बोलते हैं कि ये प्रिसीशन फिट है। प्रिसीशन फिट जो होता है वो उसको बनाना जो है वो हर इंजीनियरिंग कंपनी के बस का रोग नहीं है। प्रिसीशन इंजीनियरिंग जो है उसके कारण बहुत ही माइन्यूट, मतलब जब, क्योंकि जितनी भी प्रिसीशन इक्विपमेंट्स होते हैं जनरली वो हाई स्पीड एरिया में काम आते हैं जनरली। तो
वहाँ पर क्या होता है, जरा सी भी एरर की गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए आप मोटे मोटे शब्दों में ये समझें कि जो प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो हाई लेवल की इंजीनियरिंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए हाउसिंग हो गया, मतलब कोई चीज़ जिसमें रखी जाती है, जैसे मोटर जो हुआ उसको किसी में, मोटर का अंदर का पार्ट किसी में रखा जाता है, उसको हाउसिंग बोल देते हैं या केसिंग बोल देते हैं। या आप कभी सिलेंडर का आपने नाम सुना हुआ, गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने जो गाड़ियों में जो सिलेंडर्स होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उस तरह के सिलेंडर जो हाउसिंग टाइप की चीज़ें होती हैं वो ये प्रिसीशन जो मशीन्ड इक्विपमेंट्स हैं वो भी ये बनाते हैं। तीसरा जो तरह के ये पार्ट्स बनाते हैं, ये बनाते हैं कास्टिंग से। जब ये कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग का मतलब ढलाई। तो जिस प्रकार से आप अपने घरों में अप्पे बनाते हैं तो एक अप्पे का सांचा होता है और वो अप्पम का जो घोल होता है वो सांचे में डाल देते हैं। तो जैसे आप उस सांचे में घोल डाल देते हैं, वो जो जो पदार्थ है जो आपने डाला, वो रॉ मटेरियल जो डाला वो अप्पम की जो सांचा होता है उसकी शेप ले लेता है और एक अप्पम तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो कास्टिंग होती है वो ढलाई होती है। ढलाई के रूप से, ढलाई के माध्यम से हम कई तरह के इक्विपमेंट्स या कई तरह के पार्ट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बनाते हैं ये मोटर से रिलेटेड पार्ट्स बनाते हैं। जितनी छोटी बड़ी जितनी भी मोटर होती है, अब आप ये मत समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो छोटी मोटर्स आती है उनके लिए ये पार्ट्स नहीं बनते, बड़ी साइज की मोटर्स जो होती है उनके लिए पार्ट्स बनाते हैं। अब बात करते हैं कि इन सब का रॉ मटेरियल क्या होता है। तो देखिए, जो इनका रॉ मटेरियल है वो है स्टील, और स्टील में भी ऑर्डिनरी स्टील नहीं, ये स्पेशलाइज स्टील होता है जिसको इलेक्ट्रिकल स्टील बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टील वो स्टील है जहाँ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में काम आता है, क्योंकि उसकी कुछ खास बातें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सही तरीके से काम करने में मदद करती है। दूसरी तरह का जो स्टील ये काम में लेते हैं वो लेते हैं सिलिकॉन स्टील, उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इन दो तरह के स्टील्स के अलावा ये कई अन्य तरह के जो ऑर्डिनरी स्टील्स होते हैं वो भी काम में लेते हैं। अब जब रॉ मटेरियल इनका ये है तो ये प्रोक्योर कहाँ से करते हैं, तो ये प्रोक्योर करते हैं मोस्टली डोमेस्टिक कंपनीज से। तो जो स्टील कंपनीज है वहाँ से, और कुछ जो स्पेशलाइज स्टील है वो ये प्रोक्योर करते हैं फॉरेन से, क्योंकि भारत में उस तरह की क्वालिटी का जो स्टील है वो या तो बनाया नहीं जाता या बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट पर वो अवेलेबल नहीं होता। अब चूंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो स्पेशलाइज स्टील है, और स्पेशलाइज स्टील जो है हर जगह काम नहीं आता, तो उसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने एक टेक्निक अपनाई है, इसको बोलते हैं जस्ट इन केस। अब ये जस्ट इन केस क्या चीज़ होती है, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कई तरीके हैं वैसे तो, लेकिन दो तरीके जो हैं बड़े पॉपुलर हैं। उसमें से जो एक तरीका है उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। अब ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, हो सकता है आपने नाम सुना हो। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में क्या होता है कि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री को जब आप इकट्ठा करके रखेंगे तो उसकी कॉस्ट लगती है। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में क्या करते हैं कि हम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं या रॉ मटेरियल अपने पास रखते हैं, और उसके बाद जैसे ही आवश्यकता होती है तो हमारी सप्लाई चेन होती है, यानी हमारे सप्लायर्स से हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह का अरेंजमेंट करके रखते हैं कि जैसे ही हमें उसकी माल की आवश्यकता होती है वो तुरंत हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो ये रहा, ये इसको बोला हमने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। तो ये जो मेंटेन करते हैं, यानी कि पित्ती इंजीनियरिंग लिमिटेड जो मेंटेन करती है, वो जस्ट इन टाइम के हिसाब से इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल मैनेज नहीं करती है, वो मैनेज करती है जस्ट इन केस। अब ये जस्ट इन केस क्या होता है, जस्ट इन केस का मतलब ये नाम से जाहिर है, ऐसा नहीं हो कि माल की शॉर्टेज पड़ जाए, क्योंकि इनका जो मटेरियल है वो स्पेशलाइज स्टील है, और इसलिए ये अपने माल की सुनिश्चितता करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा माल अपने पास एडवांस में रखते हैं। इसलिए इनकी इन्वेंट्री क्वायरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे पास जब कोई ऑर्डर आए तो वो ऑर्डर खाली चला जाए, यानी हमारा माल के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कोई ग्राहक है उसको हम माल बना के दे ना सकें। अब ये तो रही बात रॉ मटेरियल की और रॉ मटेरियल के मैनेजमेंट की। अब ये इसको फिनिश कहाँ करते हैं, यानी ये इनके प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए इनके तीन जो है प्लांट्स वो तेलंगाना में हैं, दो इनके प्लांट्स जो हैं वो बेंगलुरु में है, और एक जो इनका प्लांट है वो महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर ये अपनी जो अत्याधुनिक मशीनें होती हैं जिनको सीएनसी मशीनें बोलते हैं, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन, सीएनसी मशीन, उनके द्वारा और स्किल्ड लेबर के द्वारा उसको
अपने पार्ट्स को तैयार करते हैं और अपने ग्राहकों को देते हैं। अब बात करते हैं ग्राहकों की कि तो ग्राहक कौन कौन से हैं इनके। तो देखिए, ग्राहक आपके और हमारे जैसे ग्राहक नहीं है। ये इनके जो ग्राहक हैं वो बिजनेस वाले ग्राहक हैं, यानी जो ये जिनको भी बेचते हैं वो अलग कंपनीज को या इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं। अब इनके ग्राहक कौन से हुए? जब ये मोटर के पार्ट्स बनाते हैं तो ऑफ कोर्स इनके जो ग्राहक होंगे वो भी वही वाले ग्राहक होने वाले हैं जो बेसिकली मोटर्स बनाया करते हैं या कोई रोटेटिंग मशीन बनाया करते हैं। तो ऐसे कई सारे क्लाइंट्स इनके हैं। तो अगर मैं नाम लूं तो एबीबी, एल्स्टॉम, कैटरपिलर, सीमेंस, एसकेएफ, बीएचईएल, बीईएमएल, टाटा, सुजलॉन, रेलवेज और ऐसे बहुत सारे इनके जो है मार्की क्लाइंट्स हैं। अच्छा, इस बीच मैं आपको ये बता दूं, इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आता है। जैसे मैंने बताया कि तीन तरह के इनके बिजनेसेस हैं, उनमें से एक रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है, दूसरा हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट से रिलेटेड और तीसरा जो है वो कास्टिंग से रिलेटेड है। तो जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इनका रेवेन्यू आता है मेनली 67% वहाँ से आता है। हाई प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 15% आता है और कास्टिंग से इनका रेवेन्यू 18% आता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये मेजरली सर्व करते हैं। तो देखिए, वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज को ये अपने अपना माल सप्लाई करते हैं और जो इनका माल है जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये जैसे एस्टॉम को किसी पर्टिकुलर जनरेटर के लिए या मोटर के लिए, किसी बड़ी साइज की मोटर के लिए एक स्पेशल टाइप का अगर कोई पार्ट चाहिए अंदर का, यानी कि घूमने वाला कोई पार्ट चाहिए, तो उसको ये एल्स्टॉम की या सीमेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाकर दे देते हैं। तो कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाने में ये माहिर है। तो 33% इनका जो रेवेन्यू आता है वो रेलवेज से आता है, तो रेलवेज इनका एक मेजर क्लाइंट है। 15% जो इनका रेवेन्यू आता है वो पावर जनरेटर से आता है। तीसरा मतलब पावर जनरेशन वाली इंडस्ट्री जो होती है वहां से आता है, यानी पावर जनरेटर्स के लिए जो इक्विपमेंट बनाते हैं उन कंपनी से आता है। 13% इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेगमेंट से आता है। 7% इनका स्पेशल पर्पज मोटर्स के बनाने वाली कंपनी से आता है। 6% जो इनका रेवेन्यू आता है वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सुजलॉन टाइप कंपनीज है वहां से आता है। 3% इनका डेटा सेंटर से आता है और ये डेटा सेंटर का जो बिजनेस है इनका तेजी से बढ़ रहा है। और बाकी जो रेवेन्यू है वो अदर्स से आता है, यानी बहुत सारी और इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए भी ये अपना ये जो माल है ये बनाकर देते हैं। 12 से ज्यादा कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं और 27% 27% जो इनका रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का 27% ये एक्सपोर्ट से आता है। अब अगर बात करें इस कंपनी के केपेक्स प्लान्स की, तो देखिए इनका जो केपेक्स है, करंट फैसिलिटीज जो इनके पास हैं उसको ऑगमेंट करने की या उसको बढ़ाने के लिए ये 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और 150 करोड़ में ये जो है ये ऑलरेडी 100 करोड़ खर्च कर चुके हैं और इसके कारण जो इनकी कैपेसिटी है, बाकी 50 करोड़ और खर्च करने के बाद जो इनकी कैपेसिटी है वो FY27 के फर्स्ट हाफ में वो ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी बढ़ी हुई कैपेसिटी FY27 के फर्स्ट हाफ में चालू हो जाएगी। इसके अलावा ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का क्या मतलब? ग्रीन फील्ड का मतलब ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा नहीं रहे हैं, उसके अलावा एक नया प्लांट लगा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि हमारी जो मार्की क्लाइंट्स हैं, जो स्पेशली जो मोटर जनरेटर टाइप की जो कंपनीज है जैसे एस्टॉम हुआ, सीमेंस हुआ, वॉयला हुआ, तो वहां से इनके इनके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेटा सेंटर्स के साथ से इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं और ये उसके लिए 290 करोड़ के लिए 290 करोड़ लगाकर एक नया प्लांट लगा रहे हैं जो Q1 FY30 यानी 2030 के Q1 में वो ऑपरेशन हो जाएगा। और इनका ये कहना है कि जो भविष्य में इनके जो ऑर्डर आएंगे वो ज़्यादातर डेटा सेंटर से, माइनिंग से, ऑफ रोड व्हीकल से। ऑफ रोड व्हीकल का मतलब ये कि जो व्हीकल जो है रोड पे नहीं चलते, जैसे ट्रैक्टर्स हुए वो एक्चुअली खेती के काम के लिए या माइनिंग के काम में आने वाले या जेसीबी टाइप है, वो उनको कमर्शियल या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में नहीं लिया जाता। मेनली उनका जो पर्पज है वो इंडस्ट्रियल पर्पज है। तो ऐसे व्हीकल्स को ऑफ रोड व्हीकल्स बोलते हैं। तो ऑफ रोड व्हीकल से, रेलवे से इनके आने वाले समय में मेजर जो ऑर्डर्स हैं वो इन सेक्टर से आएंगे। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, ये जो है 40 साल से ये इस क्षेत्र में है, बड़ा एक्सपीरियंस टीम है, पिता पुत्र की बड़ी एक्सपीरियंस टीम है।
बड़े लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है और इनके मार्की क्लाइंट्स हैं। इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं इनके, यानी सारे काम ये खुद करते हैं, कहीं से आउटसोर्स करके, मतलब रॉ मटेरियल लेने के बाद सारा प्रोसेस ये खुद करते हैं। पूरी इंजीनियरिंग करके अपने कस्टमर को फाइनल फिनिश्ड गुड्स जो है, कस्टमर के लिए जो फिनिश गुड्स है वो सप्लाई कर देते हैं। फिर ये डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री को केटर करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपना माल सप्लाई करते हैं और मार्की क्लाइंट्स हैं। फिर पिछले 2-3 सालों से ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का क्या मतलब? इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये कि आपने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसको अपने में मर्ज करके जो ग्रो करना होता है उसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये खुद की कैपेसिटी डेवलप करके, कैपेसिटी बढ़ाकर जो ग्रोथ की जाती है उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। तो ये जो कंपनी है पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये दोनों यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों तरह की ग्रोथ कर रही है। वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो ये है कि ये जो इनका जो भाग्य, इस कंपनी का भाग्य, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है जो एंड यूजर इंडस्ट्री है उसके ऊपर। यानी कि जो एल्स्टॉम या सीमेंस या इंडियन रेलवेज या सुजलॉन या टाटा या इस तरह की कंपनीज जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने वाली कंपनीज हैं, वो जब परफॉर्म करेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेटर होगी, तो ही इस तरह की कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे। नहीं तो मोटर के पार्ट्स बना के अगर आदमी कि बेचेगा किसको अगर डिमांड ही नहीं होगी तो। दूसरी चीज़ ये कि रॉ मटेरियल का जो फ्लक्चुएशन, स्टील के जो प्राइस हैं, स्पेशली जो स्पेशलाइज स्टील ये इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन जब होता है तो इनके मार्जिन पर हिट आता है। तीसरी चीज़ ये कि इनका जो जो भी केपेक्स कर रहे हैं, एक तो 150 करोड़ का केपेक्स है और दूसरा 290 करोड़ का जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जो केपेक्स ये कर रहे हैं, वहाँ से एक्चुअली उसके कारण इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एक्चुअली काफ़ी एलिवेटेड हो गया है। और अगर वो प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं हुए या जैसा इन्होंने समझा वैसा अगर उस तरह का परफॉर्मेंस उस नए प्रोजेक्ट से नहीं आया या एक्सपेंडेड कैपेसिटी से नहीं आया, यानी इतनी डिमांड वो केटर नहीं कर पाए किसी भी कारण से, या डिमांड नहीं हुई या किसी अन्य कारण से, तो इनको ये कर्ज चुकाने में इश्यू आ सकता है। अब अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो छोटी कंपनी है, 3500 करोड़ का, 3500 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है, एवरेज आरओई है 12.5% का। डेट टू इक्विटी जैसे मैंने बताया काफ़ी हाई है, और 100 रुपये की इक्विटी पर 82 रुपये का कर्जा है, और जो पी है वो 30 का है। 3 साल की सेल इंप्रेसिव है, 20% से बढ़ी है। जो 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 26% से बढ़ा है। प्रमोटर के पास 54% है, एफआईआई के पास 1% है जो थोड़ा सा बढ़ा है, डीआईआई के पास 20% है जो चेंज नहीं हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में, और जो पब्लिक है उसके पास 25% है। तो अगर इस वीडियो को समराइज करें तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक नीश कंपनी है, अपने क्षेत्र की अलग, अपने तरह की एक अलग कंपनी है जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स में काम करती है, और हर कंपनी जो है इस तरह के जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में सक्षम नहीं होती। इसलिए कंपटीशन, लोकल कंपटीशन जो है ना, वो रिलेटिवली कम है। लेकिन हमेशा की तरह मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया इस कंपनी के बारे में। आप खरीदने या बेचने का कोई निर्णय करते समय कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और खुद भी कंपनी को स्टडी करें, और उसके बाद ही इस कंपनी को में क्या आपको करना है उसके बारे में कोई निर्णय लें। मेरी इस कंपनी में या किसी अन्य कंपनी में शेयर खरीदने या बेचने की कोई राय होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।